हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने पास में शुरू किया था फाइनल अकाउंट, लेकिन फाइनल अकाउंट के अंदर मैंने आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बताया था। बस ये बताया था कि भाई अक्रूवल्स क्या होते हैं, प्री पेमेंट्स क्या होती हैं और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो एक रूल पढ़ा था जिसके के अंदर हमने कहा था सिर्फ करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंडिचर ही इस साल हम प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने के लिए कंसीडर करेंगे, और उसके ऊपर चलते हुए हम लोगों ने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का प्रीपेड और अक्रूवल्स को रूल्स को हमने पढ़ा था। ये सब चीजें हम लोगों ने की थी। जो बच्चा लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं था वो मुझसे क्लास ले लेगा, ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास उसको मिल जाएगी बैकअप के तौर पे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने, वो एक्सपेंडिचर के बारे में था, ये इनकम के बारे में, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की। और साथ ही ये भी सीखा कि फाइनल अकाउंट बनते हैं सर, और फाइनल अकाउंट बनाने में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम और अदर इनकम्स को हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की और उनके एग्जाम्पल्स भी किए। ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। जी, आज हमें बच्चों एडजस्टमेंट्स करनी है। आज हम लोग करेंगे बेटा एडजस्टमेंट्स। तो फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स क्या कहती हैं, ये हमें आज की क्लास में जो है वो सीखना है। तो एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास में जो फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक की, लिखिएगा मेरे साथ में क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, आज की क्लास में शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीक में मैं एक डाउट क्लास रखूंगा। तो आप लोग जो है, जैसे मेरे पास में प्रद्युम्न जी का मैसेज आया था कि सर मेरे को कुछ डाउट्स हैं, तो डाउट क्लास के अंदर अपने डाउट्स आप रिलेटेड चैप्टर से ले सकते हैं, जैसा भी आपके डाउट्स हों, ठीक है। तो अपने डाउट्स प्रिपेयर कर लीजिए और डाउट्स को हम लेंगे और उसके बाद में फिर आगे चैप्टर्स को भी पढ़ाएंगे। तो एडजस्टमेंट्स, जी बोलिए सर। जितने चैप्टर आप करवाए हो सब में से लोगे ना डाउट? बेटा, मेरे को है ना सारे चैप्टर आते हैं और मैं डाउट क्लास के अंदर कोई भी चैप्टर का डाउट ले सकता हूँ, आप बस डाउट लेकर के आइए। ओके सर। हर्षनीत जी कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है हर्षनीत जी। हर्षनीत जी मेरी आवाज तो एकदम क्लियर आ रही है बेटा। बाकी लोग बताइए एक बारी हर्षनीत जी को, बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको क्लियरली? यस सर। यस सर। हर्षनीत जी एक बारी अपना बेटा माइक देखिए, चेक कीजिए और स्पीकर चेक कीजिए। हाँ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया हुआ होता है बच्चों दो तरीके से। अपने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के अंदर हमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता है, ठीक है, या फिर दिया हुआ होता है ट्रायल बैलेंस में। वैसे तो यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट्स, लेकिन हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाई देता है सर ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में या फिर एडजस्टमेंट्स में। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है ये क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब इसकी पहले से ही कंप्यूटेशन की जा चुकी है। ये सिर्फ एसेट साइड पे आएगा, ये सिर्फ बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, ठीक है। और अगर एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है इसका मतलब इसकी कंप्यूटेशन नहीं की हुई है, तो हम कहाँ लिखेंगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और सर एसेट साइड पे। अच्छा सर, इसका मतलब ये तो हुआ कि एसेट साइड पे तो आएगा ही आएगा। हाँ जी, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या है, वो हमारा एक एसेट है,
तो एडजस्टमेंट्स में हो या ट्रायल बैलेंस में हो, एसेट साइड पे तो आएगा ही आएगा, एसेट साइड पे तो आएगा ही आएगा। बस हमें ये देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है या एडजस्टमेंट्स में गिवन। ठीक सर। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक के बाद में हमारे पास में एक चीज होती है बच्चों, बैड डेट्स। बैड डेट्स, बैड डेट्स का क्या मतलब होता है? डूबा हुआ पैसा। बैड डेट्स के लिए जरूरी है कि हमारी पहले कोई सेल हुई हो और क्रेडिट पे सेल हुई हो। क्रेडिट पे सेल्स होती है और पैसे डूब जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स अगर आप लोगों को ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ध्यान से देखिएगा, अगर बैड डेट्स आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो आप इसको कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। बस यही ट्रीटमेंट करेंगे आप इसका। और अगर बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन है तो आप क्या करेंगे सर? इसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लेंगे और साथ ही साथ आप अपने डेटर्स में से माइनस कर देंगे। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स में से माइनस करेंगे जो कि बैलेंस शीट में गिवन है। ओके, ठीक सर, आगे चलते हैं। नोट करते जाइए साथ के साथ में। ये सब चीजें हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर सीखी हुई हैं, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं एक बारी। थर्ड एडजस्टमेंट है हमारे पास में प्रोविजन फॉर डेटर्स। प्रोविजन फॉर डेटर्स यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और साथ ही हम पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। टू डेटर्स। ठीक है, अब देखिएगा, समझेंगे पहले इसको, उसके बाद में आगे चलेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है सर? हमने प्रोविजन बनाए हैं, हमने प्रोविजन बनाए हैं। हमें कुछ डेटर्स के ऊपर डाउट्स था कि ये पेमेंट पे करेंगे टाइमली या नहीं पे करेंगे। तो हमने क्या किया? उनके ऊपर एक प्रोविजन मेंटेन कर लिया। यानी कि मुझे डाउट है कि मेरे पैसे डूब सकते हैं। सबसे पहले तो ये किस पे मेंटेन किया जाता है? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस पे मेंटेन किया जाता है? हमारे पास में बैलेंस आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं चलो और अच्छे तरीके से। हमारे को डेटर्स दिए हुए होंगे इन क्वेश्चन, है ना? ठीक है सर, उसमें से हम माइनस करेंगे बैड डेट्स। बैड डेट्स, ठीक है जी। इन एडजस्टमेंट वाले, जो एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन होंगे वो माइनस करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? हमारे पास में आ जाएंगे सर नेट डेटर्स। अब इस नेट डेटर के ऊपर हमें क्या बनाना होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसके ऊपर बनाना होगा। ठीक है जी। अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये किसके ऊपर बनाया जाता है? जो डेटर्स बैड डेट्स हो चुके हैं उनको माइनस करने के बाद। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? भाई जो पैसे डूब चुके हैं उनके ऊपर हम शक थोड़ी कर सकते हैं। जो पैसे डूब चुके हैं उनके ऊपर हम शक नहीं कर सकते, तो उनके ऊपर प्रोविजन नहीं बनाना, उनको तो सीधा स्ट्रेट अवे डिडक्ट कर देना। तो हमने यहाँ से पहले डिडक्ट किया, उसके बाद में न्यू प्रोविजन बनाया यहाँ पे रिमेनिंग डेटर्स के ऊपर। बात समझ में आई? ठीक है सर। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि सर ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं
ये कहां पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। और साथ में ये डिडक्ट हो जाएंगे फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर किया। नेट डेटर्स आए, उसमें से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन नेट डेटर्स, ठीक है जी। नेट डेटर्स के ऊपर ये बने। तो दो ट्रीटमेंट है इसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि एक तरीके का लॉस है या फिर आप कह लो एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। और बैड डेट्स भी P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं, जैसा कि हमें पता ही है, और ये डेटर्स पे से डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक। अच्छा सर, पहले ना एक एक पॉइंट करके समझेंगे, उसके बाद में फिर ना नए तरीके, फिर ना सबको कंबाइन कर दूंगा, बैड डेट्स को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को, सबको इंक्लूड करके एक क्वेश्चन बना देंगे। हाँ जी, नेहा नागपाल जी कह रही हैं सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक बार फिर से बता दो। हाँ बेटा, एक बार फिर से सुन लो, कोई बात नहीं। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होते हैं वो किस पे बनाए जाते हैं, सबसे पहले तो ध्यान दो इस चीज को, सबसे पहले तो इस चीज पे ध्यान दो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसके ऊपर बनाया जा रहा है। सर, जो पैसे डूब चुके हैं, हमारे कोई डेटर थे नेहा जी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं दिवाकर, मैंने किसी को कुछ गुड्स बेची, ठीक है जी, नेहा को बेची और अनामिका को बेची। अब मैंने 2.5 लाख रुपए की गुड्स आपको बेची और 2.5 लाख रुपए की गुड्स उनको बेची, 5 लाख की टोटल मैंने क्रेडिट सेल्स की, ठीक है सर। अब अनामिका जी कह रही हैं, कहती हैं कि ना सर मैं आपके 50,000 रुपए नहीं दूंगी, तो ये मेरे बैड डेट्स हो गए। अब सोच करके देखो, मैंने दोनों को सामान बेचा था, नेहा को भी अनामिका को भी। मैं डाउट किसके ऊपर कर सकता हूं, डाउट कर सकता हूं रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। तो जो अनामिका जी ने कह दिया कि मैं आपके 50,000 रुपए नहीं दूंगी, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो फॉर श्योर डूब चुके हैं, वो तो डूब गए, बात खत्म हो गई उसकी, ठीक है। लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं ना, उसके ऊपर हम डाउट्स कर सकते हैं। अब 5 लाख की टोटल सेल्स थी, अब 5 लाख के ऊपर मेरे पास में 50,000 रुपए डूब चुके हैं, 4.5 लाख रुपए। अब मैं कहता हूँ 4.5 लाख रुपए के ऊपर मुझे प्रोविजन बनाना है 10% का, कि मुझे अभी भी डाउट है कि ये 4 लाख में भी 10%, 4.5 लाख रुपए में से भी 4,50,000 में से भी 10% अभी डूब सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए सबसे पहले तो जो डेटर्स दिए हुए उसमें से बैड डेट्स माइनस करो, और बैड डेट्स माइनस करने के बाद, बैड डेट्स माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा ना, उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे। और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहां जाएंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। क्यों, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से लॉसेस हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, उसको डेबिट साइड पे, उसके डेबिट साइड पे इसको लिख देंगे, क्योंकि एक्सपेंस है, चार्ज कर देंगे उसको वहां पे। अच्छा जी, और दूसरा क्या होगा इसका अंजाम, डबल एंट्री करनी है ना हमने, दूसरा अंजाम ये होगा सर, हमारे डेटर्स में से ये डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। आइए अब इस चीज को ऑन पेपर देखते हैं। ये देखिए, यही किया है मैंने यहाँ पे, यही किया है मैंने यहाँ पे कि डेटर्स इन क्वेश्चन माइनस बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट, नेट डेटर्स आए, और फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने बनाया किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। और इस प्रोविजन को हमने कहां पे ले गए, P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे, और डिडक्ट कर दिया कहां से, डेटर्स में से। नेहा जी बताइए, आपको मेरी बात समझ में आई, प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिए। आ जाओ जी, एक एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से देखना।
मेरे पास में मेरा ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। कितना गंदा ट्रायल बैलेंस है सर ये। हाँ लो साफ सुथरा बना देते हैं। ये मेरा ट्रायल बैलेंस गिवन है, ठीक। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये मेरे पर्टिकुलर्स। यहां दिए हुए हैं मेरे को डेटर्स, ठीक है। यहां दिए हुए हैं मेरे को बैड डेट्स, ठीक है। डेटर्स दिए हुए हैं 5 लाख रुपए के, बैड डेट्स दिए हुए हैं मेरे को कितने के, मान लो 50,000 रुपए के, ओके। और नीचे दी हुई है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, बैड डेट्स ₹70,000, और लिखा हुआ है मेंटेन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, फॉर डाउटफुल डेट्स @ 10%, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है मेरे को, एग्जाम्पल के साथ में करेंगे। अब क्या करना है सर हमने, अब हमने ये करना है कि हमने बनाना है अपना P&L अकाउंट। ये बनाया सर मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या लिखूंगा सर, सबसे पहले तो जा करके ये वाले जो बैड डेट्स है ना, ये लिख दो जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। मैंने लिख दिए सर बैड डेट्स, उनको बोलिए मुझे काफी शोर आ रहा है तो उनको जरा मना कीजिए, ठीक है। बैड डेट्स जो हैं यहाँ पे मैंने लिख दिए कितने, 50,000 रुपीज। और ये जो बैड डेट्स है ना एडजस्टमेंट में गिवन है, ये फर्दर बैड डेट्स है, फर्दर बैड डेट्स हैं ये, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब ध्यान से देखो, पहले तो फर्दर बैड डेट्स को लिखना है कहां पे, P&L अकाउंट में। मैंने लिख दिया यहाँ पे एडिशनल या फिर फर्दर बैड डेट्स। कितने थे सर ये, सर ये 70,000 रुपीज के थे। मैंने 70,000 यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कैसे बनाऊं, तो मैं यहाँ पे बनाता हूं सर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो मेरे पास में डेटर्स दिए हुए थे कितने, 5 लाख, माइनस किया मैंने बैड डेट्स। कौन से वाले बैड डेट्स सर, एडजस्टमेंट वाले। गलती से भी ट्रायल बैलेंस वाले 50,000 रुपए को यहां से माइनस मत कर देना, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। तो 70,000 मैंने माइनस कर दिया। कितना आ गया ये सर, ये आ गया 4,30,000 रुपीज। अब इस 4,30,000 रुपीज के ऊपर हमें मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन 4,30,000 रुपए। तो कितना आ गया 43,000। ये कहां आ जाएगा सर, यहां आ जाएगा P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे। अच्छा, मेरे नेट डेटर्स कितने आ गए, अब माइनस करके बता दो मुझे जल्दी से। 4,30,000 में से डेटर्स आफ्टर प्रोविजन कितने आ गए, ये जल्दी बता दो। 43,000, 4,30,000 में से 43,000 गए, कितने बचे सर 3,87,000। 3,87,000। यस सर। ठीक है जी। तो ये देखो मैंने अब तीनों का ट्रीटमेंट कर दिया। किसका, किन तीनों चीजों का ट्रीटमेंट कर दिया, जो बैड डेट्स
मेरे पास में ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, उसको कहाँ लिखना है? सिर्फ P&L में लिखना है। जो बैड डेट 70,000 थे उसको कहाँ लिख दिया? P&L में लिख दिया, ठीक है। और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने बनाए उसको भी P&L अकाउंट में लिख दिया, ठीक है सर। अब बैलेंस शीट में क्या फिगर आएगी? ये रही मेरी बैलेंस शीट की फिगर, ये बना ली मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में मेरे पास में क्या आएगा? ये सारा का सारा नोट जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा यहाँ पे एसेट साइड पे। ये पूरा का पूरा एज इट इज इधर लिख दूंगा, जैसे ये बना हुआ है ना ऐसे ही बना दूंगा पूरा का पूरा। और फिर आउटर कॉलम में क्या लिख दूंगा? सर कितना आ गया? 3,87,000। ये होगा जी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, ठीक है जी। तो ये है हमारा, ऊपर हम हेडिंग डाल देंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नोट कर लिया? जल्दी से बताओ, समझ में आया? यस सर। ठीक है। नेहा जी के ना नेटवर्क में शायद कोई इशू था, वो दोबारा से आई थी। चलो खैर, अच्छा जी। अब इसके अंदर थोड़ा सा और समझते हैं चीजों को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर पहले से ही होता तो इसमें ट्रायल बैलेंस हाँ वो मेरे को रिया अहमद जी ने पूछा, मैं उसको भी बताता हूँ। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ जी, अब मेरे से बार बार पूछा गया, जिसको कि मैं बताता ही हूं, सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, मान लो वो प्रोविजन था 30,000 रुपए, ठीक है जी। वो प्रोविजन कितना था? 30,000 रुपए था। तो 30,000 रुपए का ये प्रोविजन हमारे पास में ऑलरेडी था। इसका हम क्या करेंगे? अब इसको भी ध्यान से समझो। ये देखो जी, हम क्या करेंगे इसका, मैं ये कैमरा को ऑफ कर देता हूं। हाँ जी, आप पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा ये। हाँ बेटा देखना जरा, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही गिवन है तो हमें ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से करना होगा कि हमने पहले तो बना लिया सर हमारा इस साल का प्रोविजन कितना है। इस साल का हमारा प्रोविजन है सर 43,000 रुपीज। हमारा कितना है? 43,000 रुपीज। ये हमने अपने वर्किंग नोट से बना लिया, ठीक है। और मेरा लास्ट प्रोविजन कितना था? 30,000 रुपीज ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ये 30,000। अब इसके हिसाब से क्या हुआ है? इसके हिसाब से ये हुआ है कि सर ओल्ड प्रोविजन जो है, रेड पेन से लिखते हैं इसको, in this case old provision is less than न्यू प्रोविजन। हाँ जी बताना, ओल्ड प्रोविजन कितने का था? सर ओल्ड प्रोविजन था 30,000 का, जो कि कम था किससे? 43,000 से। देयरफॉर ₹13,000 इज एक्सपेंस और लॉस, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि सर 13,000 रुपए का पहले से ही प्रोविजन हमारे पास में बना हुआ था, पहले से ही हमारे पास में प्रोविजन बना हुआ था, है ना। और कितना बढ़ाना था उसको बढ़ाने की जरूरत थी, सिर्फ उसको बढ़ाने की जरूरत थी सिर्फ 13,000 रुपए से, सिर्फ 13,000 रुपीज से। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? सो ₹13,000
will be debited to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिर अब मैं यहां क्या करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या लिख दूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना सर, 13,000 रुपीज, 13,000। ठीक है सर। और बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसको भी देख लेते हैं। सर ये बैलेंस शीट है हमारी, ये बैलेंस शीट में देखो सब कुछ एज इट इज ही आएगा। ये जो लिखा हुआ ना एज इट इज ही आएगा, कोई चेंज नहीं किया जाएगा। गलती से भी वहां 14,000 और 13,000 या कुछ और मत लिख देना। ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट इस तरीके से ही यहाँ पे लिखा जाएगा। और आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा, 3,87,000। इसका मतलब न्यू प्रोविजन हमेशा डाउटफुल डेट्स में से डेटर्स में से माइनस किया जाता है। तो यहां पे लिख लो न्यू। ठीक है जी। और ये हमारा पूरा का पूरा केस बन गया। ये है जी, आप इसको नोट कर सकते हैं जी। नेहा जी बोलिए, आपने हाथ खड़ा किया है, प्लीज पूछिए। सर बैलेंस शीट में जो आपने कहा कि अगर पुराना प्रोविजन भी होगा जी, तो यहाँ 13,000 पर 11th में जैसे पढ़ा था तब ओल्ड में से नया वाला माइनस करते हैं। हाँ तो मैंने किया ना। तो ओल्ड वाला तो कम है ना, उस हिसाब से तो क्रेडिट साइड पर नहीं आना चाहिए। नहीं देखो, ओल्ड वाला कम है ना हाँ जी। और न्यू वाला ज्यादा है। अच्छा नेहा देखो बेटा, ध्यान से सुनो। आप ना मार्केट जा रहे थे, ठीक है, और आपकी जेब में 50,000 रुपए थे। और आपका खर्चा जो होना है वो 80,000 रुपीज का होना है मार्केट में। ये बताओ कि अब आप क्या करोगे, 30,000 रुपए अपनी जेब में और रखोगे ना। हाँ जी। तो इसका मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ गया ना। एक्सपेंस बढ़ता है तो कहां पे आता है मेरी बच्ची, डेबिट साइड। बस तो मैंने वही लिखा है। और अगर इसका अपोजिट होता, देखो इसका अपोजिट होता, क्या अपोजिट होता, तुम्हारी जेब में है 80,000 और तुम्हारा खर्चा होगा 50,000, तुम इसका मतलब है अपने जेब से 30,000 रुपए घर पे रख के जाओगी कि मुझे क्या जरूरत है 80,000 की, मेरे को तो 50,000 ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये इसको हम इनकम ट्रीट करते, तब हमारी क्रेडिट साइड पे आता। बात समझ में आई? यस। हाँ, तो जो आपने 11th में पढ़ा था ना, वो एक ही केस अभी तक आपको याद है, वो दोनों केसेस होते हैं। तो मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए कि इफ ओल्ड प्रोविजन is greater than new provision, therefore ये क्या है, इनकम है। और इनकम है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा ऑफ P&L। और अगर इसका उल्टा है, इफ ओल्ड प्रोविजन इज ग्रेटर देन न्यू प्रोविजन, नहीं मैंने क्या कर दिया, लोअर देन, सॉरी लोअर देन लिखा, लोअर देन ही है, बोल गलत किया था, न्यू प्रोविजन। तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो कहां आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा, P&L अकाउंट की। सिंपल। अब नोट कर लो इस पूरे के पूरे पेपर। नेक्स्ट, रिया अहमद जी कह रही हैं सर आउटस्टैंडिंग वेजेस सिर्फ बैलेंस शीट में ही आते हैं ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। नहीं जी, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं बेटा, अगर हमारे पास में आउटस्टैंडिंग
वेजेस लिखी हुई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें जब वेजेस लिखी गई हैं तो इसके अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस भी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, एक तो ऐड हो जाएगी और साथ में बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख दी जाएंगी। ये होता है। सर अगर हाँ। आउटस्टैंडिंग वेजेस सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो फिर सिर्फ लायबिलिटी साइड में जाएगा ना? हाँ जी, अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस सिर्फ ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा हाँ ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसको भगाते हैं। देखो जी, आगे सुनो, आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स। अब ये क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास में है ना, ये मैं था मिस्टर डी और मेरे बहुत से कस्टमर थे। मैं गुड्स सप्लाई करता था और मैंने मिस्टर ए को, बी को, सी को और ई को गुड्स सप्लाई की। यहाँ पे 2 लाख रुपए की, इधर 1 लाख रुपए की, इधर 4 लाख रुपए की और इधर 3 लाख रुपए की, ऐसे गुड्स सप्लाई की। मिस्टर ए ने मुझे बोला, ध्यान से सुनना, मिस्टर ए ने बोला कि मैं आपके रिफ्यूज टू पे ₹50,000। ठीक है जी, अच्छा, और अब मेरे को जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है वो किसके ऊपर बनाऊंगा? अगर मुझे बनाना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो वो मैं कितने अमाउंट पे बनाऊंगा? ऑन बोलो। 9,50,000। 9,50,000 पे। ठीक है, पहला स्टेप जो हमने सीखा था अभी। अब अगर मैंने डाउटफुल डेट्स बना लिए ऑन 9,50,000 एट द रेट 10%, तो वो कितने हो गए? वो हो गए सर 95,000। ठीक है जी, तो मेरे डेटर्स आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कितने हो गए सर? 10 लाख में से 50,000 तो पहले ही जा चुका था, 9,50,000 हो गया था। 9,50,000 में से भी 95 के ऊपर आपको डाउट है तो कितना बच गया? 950 में से 95 गया तो 8,55,000। 8,55,000। तो ये डेटर्स आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। अगर कोई मुझसे डिस्काउंट की बात करता है, अगर कोई मुझे डिस्काउंट की बात करता है तो वो डिस्काउंट मेरे को किन पे देना चाहिए? बोलो, क्या मैं डिस्काउंट दे दूं? आपका ऑप्शन, क्या मैं डिस्काउंट दे दूं 10 लाख रुपए पे? क्या मैं डिस्काउंट दे दूं 9,50,000 पे? या क्या मैं डिस्काउंट दे दूं 8,55,000 पे? बोलो सर। एक बात याद रखना कि डिस्काउंट जो है ना, डिस्काउंट हमेशा अच्छे डेटर्स को दिया जाता है और सब कुछ छानने के बाद में ये अच्छे डेटर्स मेरे पास में आ जाते हैं। तो डिस्काउंट टू डेटर्स किस पे बनेगा? ऑन 8,55,000 पे बनेगा। अगर मान लो ये मुझे बनाना है एट द रेट 10%, तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा सर मेरे पास में 8,55,000।
और अब जो आएंगे ना मेरे डेटर्स आफ्टर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो कितने आ जाएंगे? 855 में से माइनस कर दो 85,500, ये कितने आ जाएंगे जल्दी बता दो, बोलो। 8,55,000 में से 85,500 माइनस कर दो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, कर दो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बाकी सबका तो हम कर चुके थे सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। कौन सा वाला अमाउंट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, ओ सॉरी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का, ये वाला अमाउंट कितना? 8 लाख नहीं, 85,500। ये कहां जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। ओके, क्योंकि ये हमारा एक तरीके का लॉसेस है या फिर एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं कि भाई हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे से ही माल खरीदने आएगा, तो ये सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस की तरह भी आप मान सकते हैं। तो ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। आइए अब इस चीज को, सबको, सारे पॉइंट्स को क्लब्ड कर दें जो हमारे पास में हमने अभी तक सीखे, वो हम सारे पॉइंट्स क्या करते हैं? क्लब्ड कर देते हैं, और न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे इसके अंदर ही। ये मेरा ट्रायल बैलेंस मुझे गिवन था। अब तक के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे अगर अब आप ध्यान से सुनेंगे तो। ये मेरा ट्रायल बैलेंस था, यहां पे दिए हुए थे मेरे डेटर्स, कितने के? सर 10 लाख रुपीस के। ओके ठीक है सर। और फिर मेरे पास में दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस के अंदर ही बैड डेट्स, कितने के? 25,000 रुपए के। ये मेरे डेबिट साइड और ये मेरी क्रेडिट साइड। और मेरे पास में दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 30,000 रुपीस। और मेरे पास में दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितने का? सर 50,000 रुपीस। ये ट्रायल बैलेंस मेरे को गिवन था। ठीक, इतनी चीजें मुझे गिवन थी। अब ये मत बोल देना सर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, ये एक्सट्रैक्ट्स हैं। नीचे एडजस्टमेंट में मेरे को क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में मेरे को दिया हुआ है बैड डेट्स हैं। बैड डेट्स मतलब फर्दर बैड डेट्स या फिर एडिशनल बैड डेट्स, कितने के? सर 20,000 के। ओके जी। फिर बोला हुआ है मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%, और साथ में बोला हुआ है एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 10%। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाएगा, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया जाएगा, ये किसके ऊपर बनाया जाएगा? ऑन डेटर्स आफ्टर बैड डेट्स। ऑन डेटर्स आफ्टर बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट। ठीक है सर। और ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाया जाएगा, ऑन डेटर्स आफ्टर बैड डेट्स
in adjustment and provision for doubtful debts। ठीक है, उनके ऊपर बनाया जाएगा। यानी कि सीक्वेंस क्या रहेगा? सीक्वेंस रहेगा सर डेटर्स, ठीक है जी, कितने के थे सर? 10 लाख रुपए के, माइनस बैड डेट्स। कौन से वाले? एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स कौन से थे सर? जो एडजस्टमेंट में गिवन थे। कितने थे सर? 20,000। ओके, अच्छा जी, तो ये आ गया 9,80,000। अब इसके ऊपर बनेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सीक्वेंस यही रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना था? 5% बनाना था ना? फटाफट से बता दो कि कितना आ जाता है 5%? 9,80,000 का। बोलो तो कितना आ जाता है? 49। 9,80,000 का 5% कितना होता है? 49,000। 49,000। ये भी माइनस कर दो, कितना आ जाता है अमाउंट? 9,51,000। नहीं जी, 9,81,000 तो आ ही नहीं सकता। 980 तो 51 51 9,51,000। ओके, अब इसके ऊपर हमें बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा अच्छे लोगों के लिए होता है, गंदे लोगों के लिए नहीं होता। सर ये गंदे, 931 आएगा। हाँ जी, Q1 आएगा सर। 31 है। क्या आएगा? 961 31। 31। ओके ओके, 9,31,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट सर 10% ऑन 9,31,000। ये आ जाता है 931,000, 93,100। और फिर ये डेटर्स आ जाएंगे इन बैलेंस शीट। कितने आ जाएंगे ये बताना सर? 837,900। 837,900। यस सर, 00। ठीक है, यही सीक्वेंस रहेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, सीक्वेंस नहीं बदल सकता। पहले हम गंदे डेटर्स को माइनस करेंगे, फिर जो गंदा कर सकते हैं उनको माइनस करेंगे, फिर जो अच्छे डेटर्स आ जाएंगे ना, ये गुड डेटर्स, इनको डिस्काउंट देंगे। यही सीक्वेंस रहेगा। अच्छा जी, चलो, ये तो आ जाएगा हमारे पास में। कहां? बैलेंस शीट में, डेटर्स इन बैलेंस शीट। अब जरा चेक करें हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दिए हुए। तो सर इस क्वेश्चन के अंदर सर वहाँ 51,000 आ रहा। यार ऐसे मत करो, 51,000 तो नहीं आ सकता। अगर आप 9,80,000 में से 50,000 माइनस कर देते हैं तो 30,000 आता है। बेटा आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो प्रद्युम्न जी, 931 ही आना चाहिए। 9,80,000 में से आपने 49,000 माइनस करने हैं। मैं मोटा मोटा 50,000 माइनस कर देता हूँ। 80 में से 50 गए तो 30 आते हैं ना। 31 आ गए, एक वहां बच गया था 49 में। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से सुनो। अब सर मेरे पास में मेरा न्यू प्रोविजन क्या है फॉर डाउटफुल डेट्स? वो है सर 49,000। ठीक है, और मेरा ओल्ड प्रोविजन क्या था? ओल्ड प्रोविजन क्या था फॉर डाउटफुल डेट्स? सर वो था शायद 30,000 रुपीज। हाँ, 30,000। अब बताओ कौन सा बड़ा है? सर न्यू प्रोविजन बड़ा है। न्यू प्रोविजन
is greater than old provision. तो ये कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा सर P&L अकाउंट की डेबिट साइड। और कितना अमाउंट? सर अमाउंट 19,000। ओके, ये तो सर एक पॉइंट हो गया। आओ जी दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन कितना है फॉर डिस्काउंट? सर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है 93,100। और सर ओल्ड प्रोविजन कितना था? ओल्ड प्रोविजन था हमारे पास में 1 लाख रुपए। कितना था सर? 1 लाख रुपए। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया, 50 से 1 लाख कर दिया। ठीक है सर, ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वो था सर 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है कि सर ओल्ड प्रोविजन जो है मोर देन न्यू प्रोविजन है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये क्या है सर? हमारी इनकम है कि हमारी पहले से ही तैयारी बहुत अच्छी थी। कितने की इनकम है सर? दोनों का डिफरेंस कितना आ जाता है? 6,900 रुपए आना चाहिए मेरे ख्याल में, है ना? 6,900 रुपए। इसको हम कहां लिख देंगे सर? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये होना है हमारा पूरा का पूरा ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। सर हाँ जी बेटा। सर ये जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट दिए 25,000, ये P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे आएंगे सिर्फ। बट पहले ये आपने आपको लिखा नहीं था क्या? ये 25,000 को एडजस्ट नहीं किया आपने, तो एडिशनल बैड डेब्ट एडजस्ट किया था 20,000। हाँ जी, यही मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो 25,000 के जो बैड डेट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको ट्रायल बैलेंस में, ये ऑलरेडी 10 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है जी, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है। ये जो 10 लाख शुरू होकर के आया है ना, ये 25,000 एडजस्ट होकर के ही आया है। तो इसको सिर्फ हमें P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है बस। इसको इस कंप्यूटेशन के अंदर मत ले लेना। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आई मेरी? यस सर। इस कंप्यूटेशन के अंदर जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिए हुए ना, उनको मत ले लेना। ओके सर। नोट करो फटाफट से। सर एक बार आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला दिखा दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला मैंने मिटा दिया था, आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस दोबारा बता देता हूँ। और आउटस्टैंडिंग वेजेस मैं क्वेश्चन के अंदर करवा दूंगा ना। ओके सर, ओके। क्वेश्चन के अंदर करवा दूंगा उस पॉइंट को। अभी तो हम बिल्कुल अलग चल रहे हैं उस पॉइंट से। सर एक बार उस वाले पेज पे जाइए ना जहाँ आप अलग से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर समझाए थे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कहाँ समझाया था? यही तो समझाया है। ये देखो, ये चलो नीचे वाले पेज पे मैं चलता हूँ। ये देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये तो सिर्फ हेडिंग लिखी हुई है, अभी तो कुछ नहीं समझाया था ना। अब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझाया है ये सारी चीजें मिला करके। और इससे पहले ये बताया था। इसकी बात कर रहे हो क्या? आप अगर उस पेज को समझ जाएंगे ना तो पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे पॉइंट्स हैं उसके अंदर। यस सर, यही था। हो गया सर। ठीक है, इसको आगे लेकर के चलते हैं। ये विजिबल है ना आप लोगों को?
सर डाउट यहाँ क्लास देखो। कितने बजे है? क्या बेटा? सर डाउट क्लास कितने बजे है? हाँ वो मैंने क्या नाम है अभी मुकर्रर नहीं किया है, मैं आपको क्या नाम है बता दूंगा मैसेज के थ्रू। ओके। ये हमने दो चीजें बना लेनी है यहाँ पे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो बैड डेट्स डेबिट साइड पे, कौन से वाले? 25,000 जो मेरे ट्रायल बैलेंस में गिवन थे। फिर एडिशनल बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में थे, कितने? 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट साइड पे लिखना है मेरे को, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना लिखना है? 19,000 जो हमने यहाँ डिस्कस किया था पॉइंट नंबर 1 में। अच्छा, और फिर लिखना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, क्रेडिट साइड पे लिखना है। क्यों? वो हमने सेकंड पॉइंट के अंदर डिस्कस किया था, 6,900। ओके, और यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या करना है हमें, ये हमारी बैलेंस शीट है। जितना बड़ा ये नोट है ना, पूरा का पूरा ये जो बनाया हमने, डेटर्स माइनस एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? एसेट साइड पे आ जाएंगी। तो इसको हम यहाँ इस तरीके से पूरा का पूरा बना देंगे। ठीक है जी, पूरा का पूरा इस तरीके से बना देंगे, एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, और आउटर कॉलम में कितना अमाउंट लिख देंगे? 8,37,900। 8,37,900 लिख देंगे, जो हमारी फाइनल फिगर आई थी ये वाली, ये बैलेंस शीट में। ठीक है जी, अब एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन गलत हो उससे बढ़िया एक और बात बता देता हूं। वैसे ये बात क्वेश्चन को सिर्फ सही करने से है, मतलब अगर आप इसको ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं, अगर मान लो कभी आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि ओल्ड प्रोविजन का क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन का क्या करेंगे, तो आप एक काम करना, जितने भी ओल्ड प्रोविजन है ना, जितने भी ओल्ड प्रोविजंस हैं उनको क्रेडिट साइड पे लिख देना P&L अकाउंट की, चाहे वो फॉर बैड डेट्स हो या फिर फॉर डिस्काउंट हो। ओल्ड प्रोविजन सारे के सारे, और जो भी न्यू प्रोविजंस हो ना, जो आपने कैलकुलेट करके बनाए हैं, उनको एज इट इज, चाहे वो फॉर बैड डेट्स हो चाहे वो फॉर डिस्काउंट हो, उसको आप डेबिट साइड पे लिख देना P&L अकाउंट की, तो आपका आंसर अपने आप मैच हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप कमजोर स्टूडेंट हैं, आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको एडजस्टमेंट करनी नहीं आती। ये सिर्फ आपके आंसर को ठीक होने से बचाएगा, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इसको ना करें। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज है कि भाई हमें तो समझ ही नहीं आता, हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, चाहे कोई 10 बार बता दे, तो उन बच्चों के लिए ये चीज है, इसमें उनका कम से कम आंसर तो बच जाएगा गलत होने से। ये है हमारे पास में कि सारे ओल्ड प्रोविजन क्रेडिट साइड पे और सारे न्यू प्रोविजन डेबिट साइड पे लिख दीजिए। फिगर्स अपने आप मैच हो जाएंगी अगर आपको एडजस्ट नहीं करना आता तो। ठीक है जी।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे एडजस्टमेंट्स के साथ ही, ठीक है? ओके टिल सर, देन बाय बाय।